नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है, तो आइए उसी से संबंधित हम लोग एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। देखिए, एक एक प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो देखिए, पूछा है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ऑप्शन है महाजनपद, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो देखिए, पूछा है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कक्षीय समतल, ऑप्शन बी है प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन सी है घूर्णन और ऑप्शन डी है परिक्रमण। तो देखिए, पृथ्वी द्वारा चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, परिक्रमण। क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डॉट डॉट गुरु के पास जाकर समीप बैठना। जैसे पूछा है कि किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर के उनके समीप बैठना। ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन ए है आरण्यक, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है वेद। तो देखिए, पूछा है कि किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ होता है कि गुरु के पास जाकर उनके समीप बैठना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, उपनिषद। उपनिषद में देखिए है कि गुरु के पास जाकर उनके समीप बैठना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? देखिए, पूछा है कि भारत में मुंडा जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए है दुर्ग, ऑप्शन बी है कुल्लू, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर और ऑप्शन डी है बस्तर। तो देखिए, भारत में मुंडा जाति निवास करती है आपका छोटा नागपुर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। मुंडा जनजाति जो है भारत में छोटा नागपुर में निवास करती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। देखिए, पूछा है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रताड़ित, ऑप्शन बी है मूर्ति, ऑप्शन सी है भेदभाव और ऑप्शन डी है रूढ़िबद्ध। तो देखिए, इसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए है, छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। देखिए, पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जीवन के अधिकार से, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और ऑप्शन डी है समानता के अधिकार से। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवन के अधिकार से। अनुच्छेद 21 का संबंध होता है जीवन के अधिकार से, तो ऑप्शन ए सही हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सातवां प्रश्न दिया है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? देखिए, पूछा है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी है
गुरु नानक देव और ऑप्शन डी है गुरु अंगद देव। तो देखिए खालसा की स्थापना करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा की स्थापना करने वाले हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जो है 8वां प्रश्न दिया है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो देखिए विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। तो देखिए विश्व शांति का विचार जो है आगे बढ़ाया था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा अकबर। किसने बढ़ाया था, तो अकबर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए दिए है 9वां प्रश्न दिया है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखिए पूछा है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन बी है नाना फडणवीस, ऑप्शन सी है अहिल्याबाई होलकर और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। किसने किया था, तो रानी चेन्नम्मा ने किया था, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 10वां प्रश्न दिया है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो देखिए स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जैविक संसाधन, ऑप्शन सी है स्थल मंडल और ऑप्शन डी है परिवेश। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पर्यावरण। क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो स्थान, लोग, वस्तुओं व प्रकृति को किसी भी जीव को प्रकृति के जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखिए 11वां प्रश्न दिया है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो। देखिए दिया है कि पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन सी है खगोलीय पिंड और ऑप्शन डी है तारा मंडल। तो देखिए वह पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं तो उन्हें ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा ग्रह। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न शुरू करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। देखिए पूछा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है बाह्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो देखिए वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की समताप मंडल जो परत होती है वो आदर्श होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जो अगला प्रश्न है, जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। देखिए पूछा है कि जब कोई शिला या खंड जो है दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवसादी शैल, ऑप्शन बी है प्रारंभिक शैल, ऑप्शन सी है आग्नेय शैल और ऑप्शन डी है कायांतरिक शैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा अवसादी शैल। जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण जब परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें अवसादी शैल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
चलिए आगे अगला प्रश्न है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वह कहलाता है। देखिए पूछा है कि जब बहुत सी जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वह क्या कहलाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है असेंबली लाइन समनुक्रम उत्पाद, ऑप्शन सी है औद्योगिक तंत्र और ऑप्शन डी है औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ जब एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं तो वो अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो उसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। देखिए पूछा है कि कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय जो है नहीं होता है, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन ए है शीतोष्ण सदाबहार, ऑप्शन बी है शीतोष्ण पर्णपाती, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 16वां प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। देखिए भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है कौन सी है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद। तो इसमें पूछा है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, संसद। कौन सी? संसद। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जो है अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है। देखिए पूछा है कि जब राज्य जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रभुसत्ता, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है स्वेच्छाचारी और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए जब राज्य जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। देखिए पूछा है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बेकार संसाधन, ऑप्शन बी है मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन सी है संभावित संसाधन और ऑप्शन डी है वास्तविक संसाधन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। देखिए पूछा है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ऑप्शन ए है तुर्की व अफगान शैलियों का, ऑप्शन बी है तुर्की व फारसी शैलियों का, ऑप्शन सी है अरब व भारतीय शैलियों का और ऑप्शन डी दिया है फारसी व भारतीय शैलियों का। तो पूछा है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, फारसी व भारतीय शैलियों का। फारसी व भारतीय शैलियों का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 20वां प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है।
देखिए पूछा है कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक खेती और ऑप्शन डी है गहन कृषि। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाणिज्यिक खेती। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।